अश्वत्थामा हता इति नरो वा कुंजरो वा। कहते हैं महाभारत का ये प्रसंग कुरुक्षेत्र में चल रहे 18 दिन के युद्ध का सबसे निर्णायक पल था। युधिष्ठिर की जुबान से कहे गए इन 7 शब्दों ने द्रोणाचार्य के वध का रास्ता खोला और पांडवों की जीत का करीब करीब उनकी जीत को तय कर दिया। मान्यता है कि युधिष्ठिर ने धर्म की जीत के लिए ये आधा सच बोला, लेकिन इतिहास में हुए किसी युद्ध में आप इसे पहला प्रोपेगेंडा युद्ध कह सकते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस प्रोपेगेंडा वॉर ने नई ऊंचाइयां हासिल कर ली। अब देखिए, हिटलर ने बाकायदा जोसेफ गबल्स को अपना प्रोपेगेंडा मंत्री तक बना डाला था। फिर शीत युद्ध से लेकर आज तक प्रोपेगेंडा वॉर युद्ध में किसी मिसाइल से कम नहीं। क्या सच है, क्या झूठ है, कितनी हकीकत, कितना फसाना, अंतर कर पाना नामुमकिन हो जाता है। अब युद्ध में सिर्फ जीत का ही महत्व है और जीतने वाला अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। तो 2024 के सियासी रण से पहले प्रोपेगेंडा की बाढ़ आई हुई है। देश में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर के तौर पर मजबूत होती छवि को कमजोर करने के लिए परदेश से भी प्रोपेगेंडा के जरिए प्रहार किया जा रहा है। तो इसी प्रोपेगेंडा मिशन को, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए हाजिर हूं मैं, अदिति नागर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई मोदी विरोधी गैंग 2024 के रण से पहले बेचैन है, और क्या झूठ और आधा सत्य प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकेगा। हम एक एक करके सभी पॉइंट्स की बारीकी से पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले ये प्रोपेगेंडा ट्रिक समझिए। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. अब देखिए, प्रोपेगेंडा वॉर के टूल किट क्या है? आधा सच बोलना, किसी बात को बार बार दोहराना, अपनी बात के समर्थन में किसी बड़ी हस्ती को दिखाना, आम लोगों को किसी शख्सियत का डर दिखाना। और ये प्रोपेगेंडा गैंग का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के सहारे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है। सोशल मीडिया के दौर में इस प्रोपेगेंडा को फैलाना अब कहीं ज्यादा आसान हो चुका है और परदेश में बैठे बैठे न्यूज आर्टिकल, टीवी, वीडियोस के जरिए संदेश भेजा जाता है भारत में, और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करने की साजिश की जाती है। ये बातें इतनी पुख्ता तरीके से की जाती हैं कि आम लोगों को भ्रम पड़ता है कि ये प्रोपेगेंडा गैंग जो बोल रही है वो कहीं ना कहीं सच है। उनके मंसूबों में वो कामयाब हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस प्रोपेगेंडा गैंग की पूरी पोल खोलूंगी। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, और इस दौर में ये कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब जानते हैं। इस दौरे का बेहद अहम इसको माना जा रहा है। अमेरिका में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुल 7 बार अमेरिका जा चुके हैं और ये उनका 8वां दौरा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 9 साल में 8 बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली राजकीय यात्रा है, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के मेहमान बने। अमेरिका ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह सम्मान दिया था। अमेरिका में राजकीय यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को स्टेट डिनर दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की उन चंद हस्तियों में से होंगे जिन्हें ये सम्मान मिलने जा रहा है। ये भारत के लिए गर्व की बात है, इसीलिए भी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक नेता को ही स्टेट गेस्ट बना सकते हैं, और जो बाइडेन ने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है।
अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों? समंदर में चीन की चुनौती हो, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस मुलाकात के मायने बेहद गहरे हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में तेजस में लगाने वाले अमेरिकी जेट इंजन के भारत में निर्माण की सहमति बन सकती है। 22,000 करोड़ की आर्म्स डील हो सकती है, इसी भारतीयों के बीच होंगे, जहां उनका भव्य स्वागत की तैयारी पहले से ही लंबे समय से चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस अहम दौरे से पहले ही प्रोपेगेंडा गैंग एक्टिव हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 20 जून को एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका लॉ मेकर्स, पत्रकारों को और विश्लेषकों को न्योता भी दे दिया है। ये कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी की गई थी, लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में जबरदस्त जोश दिखा और ये यात्रा रॉकस्टार की तरह उनका स्वागत वहां पर किया गया। अब अमेरिका भी मोदी मोदी के नाम से गूंजेगा, इसमें किसी भारतीय को कोई शक नहीं। लेकिन सवाल उस नफरती एजेंडे का है जिसके जरिए पीएम मोदी और भारत की साख पर आघात की साजिश रची जा रही है। नफरती गैंग का एजेंडा तो क्लियर है। आपको बीबीसी की कथित डॉक्यूमेंट्री का सच भी बता देते हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों को दिखाया गया है। उस दौर के राजनीतिक हालात की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री मोदी के उस कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। 20 साल बाद बीबीसी को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 2002 की हिंसा को लेकर गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री भारतीय न्याय प्रणाली के सर्वोच्च सोपान यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। ईरान, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका थिंक टैंक का प्रोपेगेंडा टूल किसी से छिपा नहीं है और भारत अमेरिका के प्रगाढ़ होते रिश्तों के बीच अमेरिका की कई संस्थाएं भारत की छवि खराब करने की कोशिश करती रही हैं। फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को यह संस्था एक फ्री कंट्री बता रही थी, जबकि भारत को आंशिक तौर पर आजाद। इसी तरह द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार को यह नसीहत दी गई कि भारत अमेरिका की द्विपक्षीय बातचीत में भारत के अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएपीए और एफसीआरए गौकशी पर रोक लगाने जैसे कानून भारत में अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक असर डालते हैं। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि यूएपीए एक आतंकरोधी कानून है, जबकि एफसीआरए के तहत विदेशों से होने वाली संदिग्ध फंडिंग पर रोक लगाई जाती है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एफसीआरए कानून के तहत भारत ने संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर कई एनजीओ की पहचान की और इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी विदेशी संस्थाओं ने अपनी फंडिंग के सोर्स की जानकारी नहीं दी और जिसके बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कानून भारत के अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक असर कैसे डालते हैं और क्या ये संस्थाएं भारत सरकार की सख्ती की वजह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से दुष्प्रचार में जुटी हुई हैं? यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगाने वाली ये परदेसी संस्थाएं ट्रिपल तलाक और केंद्र सरकार की स्कीम्स में अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र क्यों नहीं करती? मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत को बदनाम करने की इस साजिश की इकलौती कड़ी नहीं है। प्रेस की आजादी के नाम पर भी समय समय पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। कुछ महीने पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की रैंकिंग में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया। भारत की रैंकिंग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे दिखाया गया। आप इस अंतर को खुद समझ लीजिए। भाई, आतंकिस्तान बने पाकिस्तान में जहां मीडिया को
वक्त वक्त पर पाबंदी झेलनी पड़ती है। अभी 2 जून को ही पाकिस्तान सरकार ने मीडिया घरानों को इमरान खान के भाषणों, बयानों या ट्वीट या तस्वीर ना दिखाने के निर्देश दिए हैं। और वो मुल्क अगर प्रेस की आजादी के मामले में भारत से ऊपर रखा जाए तो फिर वो रिपोर्ट मजाक से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकती। रही बात अफगानिस्तान की, तो तालिबान राज में वहां किसी भी तरह की आजादी के दावे कटघरे में खड़े होते हैं। जहां आधी आबादी को अपनी सांसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है, वो मुल्क भारत से बेहतर कैसे हो सकता है, ये आप खुद तय कर लीजिए। अब देखिए, परदेसी प्रोपेगेंडा गैंग पश्चिम एशिया के देशों से भारत के रिश्ते खराब करने की भरसक कोशिशें करता रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। टर्किश रेडियो और टेलीविजन कॉरपोरेशन भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया गया है। भारत की बदनामी के टूल किट में नफरती गैंग नस्लीय प्रहार करने में भी पीछे नहीं हटते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये तस्वीर। भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने के बाद ये कार्टून जर्मनी के न्यूज़पेपर डेर स्पीगल में प्रकाशित किया गया और भारत की तरक्की पर तंज कसने की कोशिश भी की गई। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर आपत्ति जताई और ऐसे ही एक तस्वीर मां काली को लेकर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी प्रकाशित की। भारत की आपत्ति के बाद उसे हटा लिया गया। अब देखिए, वेस्टर्न मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग में भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर भी कई बार सवाल पूछे, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप के कई देश यूक्रेन के पक्ष में होने का दावा करने के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे। 2024 के चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और ऐसे में एंटी इंडिया गैंग सक्रिय हो गया है। भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अब देखिए, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी कटघरे में खड़े हुए तो जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछाल दिया। जॉर्ज सोरोस पर ब्रिटेन, हंगरी, इजराइल जैसे कई देशों में सरकार को अस्थिर करने का आरोप है। कहा जाता है कि सोरोस चुनाव प्रभावित करने के लिए कई देशों में कई संस्थाओं की फंडिंग करते हैं और इसको लेकर कई देशों ने उन पर पाबंदी भी लगाई है। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले उनकी नजर भारत पर टिकी हुई है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 12 अगस्त 1930 को जन्मे सोरोस सटोरिये भी हैं और शेयर मार्केट के बड़े निवेशक भी। सोरोस ने अपने बयान के जरिए जब प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें खतरनाक करार कर दिया। Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. अब देखिए, जब सरकार के एक दिग्गज मंत्री को अमेरिकी कारोबारी को खतरनाक बताना पड़े तो आप समझ लीजिए कि सोरोस का बयान कितना गंभीर है और उसके कितने गंभीर नकारात्मक असर हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोग कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो होता है उसका नाम भी लिया और उसका दावा था कि इस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की तरफ से धन मिलता है और इसके उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी नेता, कोई भी कांग्रेस से संबंधित कोई बड़ा नेता हो, उसने जॉर्ज सोरोस के किसी बयान का समर्थन नहीं किया है। एंटी इंडिया गैंग भारत पर सवाल उठाने में कभी पीछे नहीं रहता, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में भारतीय मंदिरों पर हमले पर उनका मौन जग जाहिर है। जहां तक खालिस्तान का गढ़ बन चुके कनाडा की चुप्पी तो भारत को तोड़ने वाली चुप्पी जैसी है, लेकिन ये संगठन कभी भी उन पर सवाल नहीं उठाते हैं। भारत के खिलाफ इन नफरती गैंग में अब एक और नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है, वो है अल जजीरा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल जजीरा को उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज को भारत में एक जनहित याचिका के लंबित रहने तक रिलीज करने से रोक दिया है। अदालत ने भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि जब तक अधिकारियों द्वारा इसके कंटेंट की जांच नहीं की जाती और आवश्यक प्रमाणीकरण अप्रूवल प्राप्त नहीं होता तब तक फिल्म का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ अल जजीरा ही नहीं,
न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन जैसे अखबार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर सवाल उठाने को कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। ये निंदा अगर तथ्यों पर आधारित होती है तो शायद हिंदुस्तानियों का भी भला हो सकता है, लेकिन इसके जरिए भारत की छवि खराब करने की मंशा साफ तौर पर नजर आती है। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल हाउ टू मेक एग करी के जरिए मोदी सरकार पर भारत के विविधता में एकता की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि सच ये है कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें करते आए हैं और उनके कामों में वो नजर भी आया है। तो सवाल ये है कि फिर आखिर क्यों एंटी इंडिया कैंपेन को हवा दी जा रही है, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2014 के बाद से भारत की तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना के संकट में हमने दुनिया को राह दिखाई, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। भारत का स्टार्टअप सिस्टम दुनिया में 3रे नंबर पर है। 46% आबादी डिजिटल पेमेंट करने लगी है। जनधन योजना के तहत अब भारत में सबके पास अपना खुद का अकाउंट है। हमने ग्रामीण इलाकों में भी 100% सैनिटेशन का लक्ष्य पा लिया है। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो ना आंखें दिखाकर बात करता है, ना सिर झुकाकर बात सुनता है। वो आंखों से आंखें मिलाना जानता है, वो आंखों से आंखें मिलाकर दुश्मनों को जवाब देता है। और यकीनन प्रधानमंत्री मोदी आज सिर्फ भारत के नेता ही नहीं रह गए, आज उनकी छवि एक ग्लोबल लीडर की है। और भारत की ये तरक्की किसी की भी आंखों की किरकिरी बन सकती है। और जब चुनाव सिर पर हो तो विरोधियों का एक्टिव हो जाना लाजमी है। पर मोदी तो फिर मोदी हैं। वो कहते हैं, जो मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।